हाय दोस्तों। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मुग़ल प्रशासन पद्धति का ढांचा, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो जो मुग़ल प्रशासन थी वो 3 स्तरीय थी। पहला इसका केंद्रीय प्रशासन था, दूसरा प्रांतीय प्रशासन था और तीसरा जिला या स्थानीय प्रशासन। तीनों को हम अलग अलग करके एक एक करके देखेंगे। तो जो केंद्रीय प्रशासन था उसमें क्या स्ट्रक्चर थे, कौन कौन से प्रमुख पद थे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। किसके क्या क्या कार्य थे। प्रांतीय प्रशासन में कौन से पद थे, क्या कार्य थे, क्या केंद्रीय प्रशासन प्रांतीय प्रशासन के जो पद थे और उनकी जो कार्यशैली थी, क्या वो एक दूसरे से मिलती जुलती थी, अलग अलग थी। उसके बाद हम जिला या स्थानीय प्रशासन के बारे में देखेंगे कि वहाँ पे कौन कौन से जो अधिकारी थे उनकी नियुक्ति की जाती थी, वो कैसे काम करते थे। जो भूमि थी उसको कैसे विभाजित किया गया था, सूबे या प्रांत थे उनको कैसे बांटा गया था, परगना में, चकलों में। तो इन सारी चीज़ों का हम अध्ययन एक एक करके करेंगे। तो आइए हम इसके बाद पहला टॉपिक लेते हैं, केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन व्यक्तिगत तथा पितृवत था। जब तक राजा का नियंत्रण रहता था व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहती थी। जैसे ही राजा का नियंत्रण कमजोर पड़ता था पूरी व्यवस्था ही अस्त व्यस्त हो जाती थी, जैसा कि शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में देखने को मिलता है। जो वकील और वजीर थे, वकील और वजीर ये दो सर्वोच्च अधिकारी होते थे, जिनमें वकील का पद ऊंचा होता था। वह राज्य के प्रति संरक्षक के रूप में काम करता था और उस पर राज्य की देखभाल का पूरा भार था। वजीर या उच्च दीवान राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। उसे वजीर तो वास्तव में उस समय कहते थे जब वह प्रधानमंत्री का काम करता था। तो यहाँ पे सबसे समझने लायक बात यह है कि जो दो सबसे उस सर्वोच्च अधिकारी होते थे वो होते थे वकील और वजीर। जो वकील होता था वो राज्य के प्रति संरक्षक होता था और राज्य की देखभाल का पूरा काम करता था। जो वजीर होता था वो उच्च दीवान होता था, जो कि राजस्व विभाग देखता था। लेकिन जो वजीर शब्द है वो तब यूज किया जाता है, उसके लिए कहा जाता है जब वो प्रधानमंत्री का काम करता था। राजस्व की वसूली और खर्च की देखभाल मुख्य दीवान करता था। वह सरकार के प्रशासन विंग का प्रमुख होता था तथा सभी उच्च अधिकारियों के काम पर नजर रखता था। वह प्रांतीय दीवानों पर नियंत्रण रखता था तथा उन्हें दिशा निर्देश देते रहता था। वे अपने मातहतों सहित उसके संपर्क बनाए रखते थे। सभी प्रकार के दस्तावेजों को प्रमाणीकरण करने के लिए वह उन पर अपने हस्ताक्षर करके अपनी मुहर लगा देता था। तो जो मुख्य दीवान होता था वह सरकार के प्रशासन विंग है उसका वह सबसे प्रमुख होता था। जितने भी उच्च अधिकारी होते थे सब पे नज़र रखता था। और इसके बाद जो केंद्रीय प्रशासन होता था, जो मुख्य दीवान होता था, ये फिर जो प्रांत में जो डिवाइड करते हैं, हम आगे जब प्रांतीय प्रशासन पढ़ेंगे तो उसमें ये क्या है कि प्रांतीय दीवानों की नियुक्ति करता था, जो कि इसके अधीन रह के काम करते थे। और ये जितने भी दस्तावेज होते थे, जो भी सरकारी दस्तावेज होते थे जिसको प्रमाणीकरण करना होता था, तो वो मुख्य दीवान के हस्ताक्षर के साथ होता था और वो अपनी मुहर लगा देता था। मुगलों के कई दीवान होते हैं, मुगलों के कई दीवान होते थे। उच्च दीवान अर्थात दीवानी आला, जो सबसे उच्च दीवान होता था उसको दीवानी आला कहते थे। इसके नीचे दीवाने तान होता था जो कि वेतन का कार्यभार संभालता था। इसके नीचे फिर दीवाने खालसा था जो राज्य की भूमि का प्रबंध करता था। मुस्तौफ़ी, मुस्तौफ़ी जो है आय व्यय का लेखा जोखा करते थे तथा जो वाकिया नवीस है वो सभी प्रमुख किसानों का अभिलेख रखते थे। तो इसको आपने देखिए, आपके सामने स्लाइड में हमने एक चार्ट में दिखा रखा है। जो उच्च दीवान है ये उसको दीवाने आला कहते थे, सबसे ऊपर होता था। उसके नीचे दीवाने तान है जो वेतन का मुख्य कार्य देखता था। फिर दीवाने खालसा है जो भूमि प्रबंध का कार्य करता था और मुस्तौफ़ी है जो आय व्यय का काम करता था। ठीक है, इसके बाद जो वाकिया नवीस है वो किसान अभिलेख का काम देखता था, जितने अभिलेख का काम करता था। और अन्य कर्मचारियों में इसके अलावा जो कर्मचारी होते थे खानसामा होते थे। खानसामा या उच्च खाद्य प्रबंधक, जो कि खाद्य प्रबंधक से जुड़े हुए व्यय की देखभाल करता था। इसके बाद दीवाने वायुतात, जो खान सामा की मदद करता था। ये मदद करने के लिए जो दीवाने वायुतात होते थे वो खानसामा, जो खानसामा है उच्च खाद्य प्रबंधक है, उसकी मदद करने के लिए होता था। इसके अलावा मुगल काल में एक बख्शी पोस्ट होती थी जिसको मीर बख्शी भी कहते हैं, जो साम्राज्य का वेतनाधिकारी होता था। मतलब साम्राज्य का जो वेतन का अधिकारी होता था वो होता था मीर बख्शी। तथा जो सदरे सुदूर, जो एक सदरे सुदूर भी अधिकारी होता था, एक पोस्ट है जिसका मुख्य काम होता था धार्मिक विभाग।
मतलब ये धार्मिक विभाग का प्रमुख होता था। इसके बाद केंद्रीय सरकार के जो मुख्य अधिकारी होते थे, इसके अलावा भी बहुत छोटे छोटे अधिकारी होते थे जो शासन व्यवस्था को चलाने में सहायक होते थे, और शासन पद्धति नियमी परंपराओं और परिपाटियों पर आधारित थी। कहने का तात्पर्य है कि जो बाकी की जो और चीज़ें थी जो पहले से चली आ रही थी, कुछ उसी टाइप से थी। तो आइए हम इसके बाद दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं, प्रांतीय प्रशासन। तो प्रांतीय प्रशासन के बारे में आइए अब देखते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो मुगल प्रशासन की प्रवृत्ति थी वो केंद्रीकरण थी तथा व्यक्तिकरण थी। तो इससे सीधा पता चलता है कि जो प्रांतीय प्रशासन होगा, जो प्रांतीय अधिकारी होंगे, वो केंद्र के मात्र प्रशासनिक एजेंट ही होंगे, ज़्यादा उनको कुछ स्वायत्तता मिली नहीं होगी। लेकिन फिर भी आइए हम इसके बारे में पूरा अध्ययन करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या क्या थे। तो जो साम्राज्य था वो सूबों या प्रांतों में विभाजित था। जो भी मुगल साम्राज्य था वो सूबों या प्रांतों में विभाजित था, और जो प्रांत का मुखिया होता था वो सूबेदार होता था। उस टाइम पे जो प्रांत होते थे वो सूबों में व्यक्त था, तो सूबों से ही सूबेदार शब्द बना। तो जो उसके मुखिया होते थे वो सूबेदार होते थे, जिसको गवर्नर भी कहा जाता है। तो प्रांतों के मुखिया सूबेदार या गवर्नर होते थे, और उनकी जो नियुक्ति थी वो शाही फरमान द्वारा होती थी। मतलब उनकी नियुक्ति जो मुगल शासक होते थे, जो सेंटर में बैठे होते थे, उनके द्वारा एक शाही फरमान जारी किया जाता था। उसे पद का अधिचिह्न तथा अनुदेश पत्र दिया जाता था, जिसमें उसकी शक्ति, कार्य, जिम्मेदारियां सभी चीज़ें दर्ज होती थी। तो शाही फरमान होता था जिसमें हर चीज़ की, आप कौन से पद पे नियुक्त किए जा रहे हैं, आपकी कार्य करने की क्या शक्ति होगी, आपकी क्या जिम्मेदारियां होगी, वो सारी चीज़ें लिखी होती थी। जो प्रांत के प्रशासनिक कर्मचारियों का प्रमुख होने के नाते वो प्रांत में शांति और व्यवस्था बनाए रखता था। तो जो पूरे प्रांत होते थे, जो पूरे सूबे होता था, उसका सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी जो सूबेदार या गवर्नर होता था, तो उसकी ये जिम्मेदारी होती थी कि वो प्रांत में शांति और व्यवस्था बनाए रखे। स्थानीय सिविल तथा असूचना कर्मचारियों के साथ सख्ती का व्यवहार करता था, और वो अपने मातहत स्थानीय मुखियाओं से प्रशंसा भी पाता था। वह स्थानीय जमींदारों पर भी नियंत्रण रखता था, और उनको राजनीतिक प्रभाव भी प्राप्त था। तो बोलने का मतलब है कि जो प्रांतीय प्रशासन जो है, जो प्रांत के सूबेदार या गवर्नर होते थे, ये जो अपने नीचे वाले लोग होते थे, उनसे ये उम्मीद रखते थे कि वो हमारी प्रशंसा करे, या उनके साथ ही अपने राजनीतिक प्रभाव भी बना के रखते थे। आगे हम धीरे धीरे देखेंगे कि जब मुगल शासन जब पतन की ओर था, तो जो प्रांतीय जो सूबेदार थे, जो गवर्नर थे, इन्होंने कैसे अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। तो इसके बाद जो शाही दीवान हमने इसके पिछले बताया था, जो शाही दीवान के द्वारा जो प्रांतीय दीवान का चयन किया जाता था, ये गवर्नर से नीचे होता था। तो सबसे ऊपर शाही दीवान होता था, उसके बाद गवर्नर आते थे, और इसके बाद जो प्रांतीय दीवान आते थे। लेकिन जो प्रांतीय दीवान होते थे वो स्वतंत्र रूप से काम करते थे, और वो डायरेक्टली शाही दीवान के अधीन आते थे। कहने का मतलब है कि वो केंद्रीय प्रशासन था, उससे वो डायरेक्ट भी समन्वय स्थापित करते थे। ये जो प्रांतीय दीवान थे वो प्रांत का राजस्व संभालते थे, और क्रोरी तथा तहसीलदार नियुक्त कर रैयत को सरकार को समय पर बकाया अदा करने के लिए प्रेरित करते थे। तो जो प्रांतीय दीवान होते थे उस टाइम पे दो पोस्ट होती थी, एक तहसीलदार, एक क्रोरी। ये दो पोस्ट का वो नियुक्ति करते थे, जिनका काम होता था सरकार को समय समय पर जो कर है, जो रैयत है, उसको अदा करना। जो दीवान होते थे प्रांतीय दीवान, वो लेखा परीक्षक का भी काम करता था, तथा जनता के व्यय का पूरा नियंत्रण रखता था। उसके कार्यालय में सुप्रिटेंडेंट, मुख्य लेखापाल, खजांची तथा क्लर्क भी होते थे, जो कि उसकी कार्य करने में सहायता करते थे। इसके बाद है प्रांतीय बख्शी। केंद्रीय बख्शी के समान ही भूमिका अदा करता था। जैसा कि हमने पहले बख्शी पढ़ा था केंद्रीय प्रशासन में, तो जो बख्शी होते थे उनका मुख्य काम होता, जो बख्शी होते थे वो साम्राज्य के वेतनाधिकारी होते थे। ठीक वैसे ही प्रांतीय बख्शी भी होते थे, जो कि उस प्रांत के वेतनाधिकारी होते थे। वह सेना के रखरखाव तथा नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होते थे, तथा सभी अफसरों के वेतन और उपलब्धियों का उसके मनसब और के अनुसार लेखा जोखा करते थे। तो मनसब के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके बाद हम आते हैं कि जो प्रांतीय स्तर पे भी दो टाइप के अफसर होते थे, एक सद्र होता था, दूसरा काजी होता था। यद्यपि इन दोनों के अधिकार क्षेत्र अलग अलग थे, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा देखा गया था कि एक ही व्यक्ति सद्र और काजी दोनों पदों पर नियुक्त होता था। जैसा कि सद्र एक सिविल जज होता था, और वो सारे सिविल मामले नहीं संभालता था। बोलने का मतलब है कि सद्र सिविल जज होते हुए भी सारे सिविल मामले नहीं संभालता था, और जो काजी होता था वही उस टाइम पे दीवानी और फौजदारी मामले दोनों संभालता था।
तो सद्र सिविल मामले संभालता था, लेकिन क्या क्या संभालता था ये पूरा क्लियर नहीं है। लेकिन जो काजी होता था वो सिविल और दीवानी मामले दोनों संभालता था। जो सद्र होता था वो सभी सिविल मामले नहीं संभालता था। ठीक है, इसके बाद आइए हम आगे बढ़ते हैं कि जो जिला और स्थानीय प्रशासन थे उसमें क्या थे। तो जैसा कि हमने देखा कि जो साम्राज्य था पूरा वो सूबा या प्रांत में विभाजित था। इसके बाद जो प्रांत था या सूबा था उसको सुविधा के अनुसार जिले में या परगना में विभाजित कर दिया गया था। तो जो इसके जो अधिकारी होते थे वो तो बादशाह द्वारा कुछ तो नियुक्त किए हुए होते थे, या जो राजा होते थे उसके मातहत द्वारा ही नियुक्त किए होते थे, या फिर उस टाइम के जो वजीर होते थे उनके द्वारा होते थे। और इसको जो जिले में जो मुख्य होता था उसको फौजदार भी कहते हैं। जो यहाँ का मुख्य प्रशासक होता था उसको फौजदार कहते हैं। और प्रांतीय गवर्नरों के मातहत होने पर भी वे शाही सरकार से सीधा संपर्क रखते थे। यहाँ पे भी जो फौजदार होते थे, ये जो प्रांतीय गवर्नर होते थे इनके द्वारा नियुक्त होते थे, या फिर डायरेक्टली भी केंद्रीय द्वारा नियुक्त होते थे। और ये भी डायरेक्ट केंद्रीय सत्ता जो है उससे शायद डायरेक्ट संबंध समन्वय कर सकते थे, और ये जो प्रांतीय प्रशासन है उससे भी कर सकते थे। नियुक्ति के समय जो फौजदार होता था उसको नीति तथा आचरण संबंधी हिदायतें दी जाती थी। वह सैनिक बल का भी प्रभारी होता था और विद्रोहों के दमन तथा अपराधों की छानबीन करता था। फौजदार के अतिरिक्त सरकार का दूसरा मुखिया अमलगुजार होता था। तो फौजदार होता था, इसके अलावा दूसरा प्रांतीय प्रशासन में क्या होता था जिसको पूछते हैं अमलगुजार। ये क्या करता था, वह राजस्व का प्रबंध करता था तथा इन दोनों के अपने अपने अधीनस्थ कर्मचारी होते थे। इन दोनों के अलग अलग कर्मचारी होते थे, जैसा कि पड़ा कोतवाल नगर तथा उसके आसपास के इलाकों पर पुलिस की भांति नियंत्रण रखता था। सरकार जो होती थी वो परगनों में विभक्त थी, और परगनों में एक सीकदार और एक आमिल और एक काजी होते थे। मतलब जो परगने थे उसमें के जो पोस्ट थी, जो अधिकारी थे वो क्या क्या थे, सीकदार, आमिल और काजी। सीकदार मुख्य प्रशासक होता था तथा फौजदार, कोतवाल तथा सरकार संबंधित सभी काम करता था। शांति व्यवस्था, दंड, न्याय तथा सामान्य प्रशासन उसके सुपुर्द था। मतलब जो सीकदार होता था वह मुख्य प्रशासक होता था, मेन एडमिनिस्ट्रेटर होता था। तो जो भी काम थे, जो कोतवाल के थे, सरकार के, फौजदार के जो काम थे वो अपने परगने में वो करता था। ठीक है, इसका और इसके साथ क्या काम था, शांति व्यवस्था को बनाए रखना, दंड, न्याय और समान प्रशासन इसके सुपुर्द था। आमिल होता था, आमिल के कर्तव्य अमलगुजार जैसे तथा काजी के अदालती होते थे। परगना जो है, परगना चक्लों में विभाजित थे। राजस्व इकट्ठा करने तथा उनकी वसूली आसानी से करने के लिए चक्लों का निर्माण हुआ। तो आपसे सवाल पूछेगा कि चक्लों का निर्माण क्यों किया गया। तो चक्लों का निर्माण किया गया ताकि जो राजस्व की वसूली है वो आसानी से किया जा सके, तथा चकलादार की भांति उनके अपने स्थानीय अधिकार होते थे। तो वैसे ही चकलादार मतलब जो चक्लों में जो अधिकारी होता था उसको चकलादार बोलते थे। उनके अपने स्थानीय अधिकारी थे जिनके कुछ अधिकार होते थे। प्रत्येक कर्मचारी अपने ऊपर के अधिकारियों के प्रति उत्तरदायी होता था। तो हमने जितने भी अधिकारी पढ़े वो सभी के सभी क्या है, अपने से ऊपर के जो अधिकारी हैं उनके प्रति उत्तरदायी होते थे। तो चलिए अब हमने ये पढ़ लिया। अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा राजस्व प्रशासन। तो मुगल प्रशासन के टाइम पे जो राजस्व प्रशासन था वो कैसा था, और इसके साथ हम फिर एक चीज़ और उसके बाद न्याय प्रशासन पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम इसका एक क्वेश्चन सेट करेंगे, फिर हम देखेंगे कि इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। धन्यवाद।